आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि स्टार्टिंग में लैंड को परचेज करने से लेकर के घर को बनाने तक जो स्टेप्स रहते हैं उन सब चीज़ों में हम जो भी स्टेप्स हैं एक एक स्टेप को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और जो भी लोग अपना नया घर बना रहे हैं या फिर बनाना चाह रहे हैं तो उनको इस पूरी सीरीज से काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। तो आज की बात करेंगे कि जब भी आप अपने घर के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको लैंड चाहिए होगी। अब लैंड को जब आप परचेज करने जाते हैं तो टेक्निकली आपको किन किन चीज़ों को जो है वो ध्यान रखना होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल की क्वालिटी और उसकी टेस्टिंग के बारे में। तो ज़्यादातर लोग ना इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि आपको पता है कि सॉइल के ना काफ़ी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि क्लेई सॉइल हो गई, सैंडी सॉइल हो गई, सिल्टी सॉइल हो गई। और इसी तरीके से हर टाइप की सॉइल की अपनी एक बेयरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना लोड जो है वो बेयर कर सकती है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि सैंडी सॉइल, जैसे कि फोटो में देख रहे हैं तो इसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। आप जैसे कि फोटो में देखोगे इसके बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और जो पानी होता है उसको इजीली शिफ्ट कर देती है। तो बेसिकली सैंडी सॉइल जो है आपको एक अच्छा ड्रेनेज प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब है कि वाटर लॉगिंग जो होती है उसको ये अवॉइड करती है। लेकिन इसी के दूसरे साइड में इसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। तो इसमें आपको एडिशनल स्टेबलाइजेशन की जरूरत पड़ती है जिससे कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। फिर दूसरा आपकी चिकनी मिट्टी होती है। अब इस मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फाइन होते हैं। अब इस मिट्टी में सबसे खास बात होती है कि अगर इस मिट्टी में पानी आता है तो ये फैल जाती है और अगर मान लिया ये सूख जाती है धूप की वजह से तो ये श्रिंक कर जाती है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल में सेटलमेंट बहुत जल्दी आ जाता है और कई बार आपने देखा होगा कि बिल्डिंग जो होती है कुछ टाइम के बाद क्या होता है थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम जनरली क्ले मिट्टी में होती है। तो इसके लिए आपको सॉइल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है स्टेबलाइजेशन के थ्रू। तो वो एक सेपरेट प्रोसेस है। अगर हम मेरे को बोलेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। और क्ले मिट्टी जहाँ पर होती है वहां पे आपको डीप फाउंडेशन बनानी पड़ती है। तो अभी जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तो वहां पर भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं। फिर इसके अलावा लोमी सॉइल होती है, जैसे कि फोटो में देख रहे हैं दिखने में वो जिस तरीके से होती है। और इस तरीके की मिट्टी का जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती है और इस मिट्टी में काम करना भी काफी बढ़िया होता है। जो भी मैंने मिट्टी के बारे में इससे पहले हम बात करती हूँ उससे अगर हम कंपेयर करें तो फिर इसके अलावा सिल्टी सॉइल हो गई, आपकी पीटी सॉइल हो गई, रॉकी सॉइल हो गई, ग्रेवली सॉइल हो गया, है ना, फिल सॉइल हो गया। तो मल्टीपल टाइप्स की सॉइल आती है। तो मतलब इसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए अगर आप किसी एरिया में लैंड को परचेज कर रहे हैं तो। क्योंकि होता पता क्या है कि आपको पता होता नहीं, आप मान लिया सस्ती वहां पर लैंड ले लेंगे, अब वहां पे मिट्टी उतना वो बेयरिंग कैपेसिटी है ही नहीं। फिर उस कंडीशन में मान लिया आपको थोड़ा सा 2 फ्लोर या 3 फ्लोर बनाने हैं तो आपका फाउंडेशन का एक्सपेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ कि हमने एक जगह पे डिजाइनिंग करी, क्लाइंट को पता नहीं था तो हमने उनका प्रॉपर फाउंडेशन भी डिजाइन कर दी। बाद में जब हम उस मिट्टी को खोद रहे हैं वहाँ पे तो नीचे से पानी निकल रहा है 3-4 फीट पे, तो उस कंडीशन फिर हमें पाइल फाउंडेशन करवानी पड़ी। पाइल फाउंडेशन का खर्चा वहाँ पर बढ़ गया। तो ये काफी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो कि इनिशियल स्टेज में ही जो है आपको एक टेक्निकल जो बंदा है उसको अपने साथ लेकर के जाना चाहिए जब भी आप लैंड को परचेस कर रहे हैं। तो फिर पॉइंट नंबर 2 में हम बात करते हैं टोपोग्राफी और ड्रेनेज के बारे में। तो आपका जो भी एरिया ना उस लैंड को देख लीजिए, वो थोड़ा सा जो है वो एलिवेटेड हो, हाइट हो, थोड़ा सा स्लोप हो। अगर मान लिया बारिश बहुत ज्यादा होती है तो और पानी ना भरे, पानी इजिली निकल जाए। बहुत ज्यादा स्लोप भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा स्लोप होगा तो फिर वहां पर आपको उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह बनाना पड़ेगा, जो कि आपके पहाड़ों पे जैसे घर बनते हैं तो वहां पर आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। फिर तो जनरली अगर नेचुरल ड्रेनेज आपके एरिया में होगा तो जो फ्लडिंग हो गई या फिर वाटर लॉगिंग हो गई उससे आप बच जाएंगे। थर्ड चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप लैंड को परचेज करते हैं, जो कि आपकी रजिस्ट्री हो रही है, जो कि उस पर लिखा हुआ है साइज, तो उसको आप एक्जैक्टली मेजर कर लीजिए। क्योंकि बाद में अगर आपने मेजर करा बनाने के टाइम पे साइजेस ऊपर या नीचे हुए तो बाद में डिस्प्यूट से बचने के लिए आप उसको पहले से ही क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि कितनी रोड है। अभी इसका मैं वो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे क्लाइंट है तो उन्होंने एक लैंड लिया तो उनके में लिखा हुआ रजिस्ट्री में कि वहां पर 20 फीट की रोड है, लेकिन जब एक्चुअल में वहां पर मेजर करा तो वो 18 फीट की रोड निकली। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले आप मेजरमेंट जरूर करवा लीजिए। फिर फोर्थ पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है उसकी जोनिंग को देख लीजिए कि वो रेजिडेंशियल एरिया की जोनिंग है कि नहीं है, वहां पे बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कितनी मैक्सिमम हाइट आप लेके जा सकते हैं और वहां का लैंड यूज कैसा है। फिर फिफ्थ चीज, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सीवेज हो गया, गैस हो गई। तो इन सब चीजों का जो प्रॉपर कनेक्शन वहां पर है भी कि नहीं है। फिर सिक्स चीज, उसका जो फेसिंग है वो वास्तु ऑस्पिशियस है कि नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साउथ या फिर वेस्ट की जो एंट्रेंस है वो गलत होती है। तो देखिए ऐसा नहीं होता। अब अगर आप मान लिया साउथ या वेस्ट फेसिंग अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो उसको भी लेने का एक तरीका होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान लिया प्लॉट ले रहे हैं तो अगर आप साउथ या वेस्ट ले रहे हैं तो ऐसे केस में अगर फ्रंट की विड्थ ज्यादा है तो साउथ या वेस्ट फेसिंग अगर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रीजन ये है कि एंट्री करके उसकी डायरेक्शन को हम जो है नॉर्थ या फिर ईस्ट की बना सकते हैं साउथ या वेस्ट होने के बाद भी। फिर पॉइंट नंबर 7 आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्लॉट है ना उसका प्रोपोर्शन को एक बार ध्यान रख लीजिए। तो सिंपल इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है। आप दोनों को आप डिवाइड करेंगे ना, मतलब उसकी जो चौड़ाई है और जो उसकी लंबाई है, तो उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो है आपकी लगभग 1.5 से लेकर के 2 के बीच में आनी चाहिए। तो अगर ऐसे आप
आपके प्लॉट के साइज होते हैं तो वहां पर जो प्लानिंग है वो बहुत बढ़िया तरीके से होती है, स्पेस की आपकी वेस्टेज नहीं होती है। क्योंकि अगर बड़ा अटपटा सा शेप होता है ना, एक तो वहां पर वेंटिलेशन का इशू आता है, फिर वहां पे वेंटिलेशन अगर आप देंगे तो आपको स्पेस जो है वो यानी डक्ट्स वगैरह ज्यादा छोड़नी पड़ेंगी। फिर बहुत ज्यादा अनइवन शेप में क्या होता है कि आपकी स्पेस की वेस्टेज भी ज्यादा होती है। तो भले ही आपको प्लॉट जो है वो थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, तो आपको मतलब ये कैलकुलेशन करनी है कि अगर वो अनइवन है तो कितना आपको सस्ता मिल रहा है, क्या सस्ता मिल करके उसमें स्पेस इतना ज्यादा वेस्ट हो रहा है कि हमारी जगह ज्यादा वेस्ट हो रही है, या फिर अगर इतना सस्ता मिल रहा है कि हम अच्छी प्लानिंग के थ्रू जो है उसको बेटर तरीके से स्पेस को यूज कर सके। क्योंकि स्पेस को अच्छे से यूज करना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि स्पेस को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो भी जो आपके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसे बचाता है और आपकी वेल बीइंग के लिए बहुत बेटर है। फिर पॉइंट नंबर 8 में आप चेक कर लीजिए कि जो आपका लैंड है उसमें कोई लीगल इशू तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। तो ये पॉइंट्स का आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए जब भी आप लैंड को परचेज करते हैं अपने घर के लिए। और इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे बताइए, या फिर मैं तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बनाता ही रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो हमको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।